प्लीज। आज हम वसी हैदर साहब के पास बैठे हैं। वसी हैदर आर्टिस्ट के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। मेरे दिल में इनकी बड़ी खास एक मुकाम है इनके लिए। इनसे मेरा ताल्लुक तब हुआ जब इन्होंने हमारे मुश्तरका दोस्त अख्तर असलीमी के नावल जागे हैं ख्वाब में कि 1000 कॉपियों के लिए 1000 टाइटल पेंट कर दिए। अब पता नहीं 1000 टाइटल साल लगा उस पर, और उसकी वैल्यू का अंदाजा तो नहीं लगा सकता क्योंकि वो मोहब्बत से पेंट हुए थे। उसको किसी भी मादी वैल्यू में नहीं मापा जा सकता। तो वो नावल जिस बंदे के पास पहुंचा उसने देखा कि इसका टाइटल ओरिजिनल पेंटेड है, तो वो बंदा वसी हैदर का फैन हो गया। तो मैं तब से इन्हें जानता हूँ, उन्हें मिलने की ख्वाहिश थी, फिर इनसे मुलाकातें भी रही, दोस्ती हो गई। लेकिन बड़ा ख्वाब था कि इनके स्टूडियो में आऊँ। मैं उस स्टूडियो में आना चाहता था जिसमें इनकी सारी जिंदगी की पेंटिंग्स थी डिफेंस में। और वो पिछले दिनों जो सैलाब आया, बारिशों का पानी सैलाब की शक्ल में अख्तियार कर गया, और वो सारी पेंटिंग्स आया हो गई। अगर आप उसकी वैल्यू को अंदाजा लगाएं तो करोड़ों में है। तो सब दोस्त परेशान थे कि वसी हैदर की पूरी जिंदगी का जो सासा था वो खत्म हो गया। लेकिन वसी हैदर जो कि फितरी आर्टिस्ट है, इसकी नेचर से दोस्ती है और इसे फिर से उगना आता है। तो इसने दोबारा से उस बीज की तरह इसने फिर जड़ें पकड़ी और फिर एक ये तनावर दरख्त की तरह नमदार हुआ और नया काम शुरू कर दिया। तो आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, ये दोबारा से जिंदगी मिली है जो इस फन को, इस फन की दुनिया को। तो उस पर हम बात करेंगे इनसे कि आपने दोबारा से जो ये बात सारी की, और ये मेरे सुनने वालों की एक जिंदगी है। जो लोग समझते हैं कि ये जिंदगी नहीं है, उनको दोबारा जीना सिखाने के लिए वसी हैदर से बात करना जरूरी थी। और इनके इर्द जो रंग बिखरे हुए हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। और अभी हम पूछते हैं कि आप खुद को क्या समझते हैं? आप पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर हैं, रंगों से खेलते हैं, क्या आपको नाम दे सके हम? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना मुझे टाइम दे रहे हैं। मैं इस लायक अपने आप को समझता नहीं। वो एक गालिब का शेर मेरे जहन में चलता है कि गालिब कहता है कि बड़ा अजीब सा शेर है कि कोई जब याद आएगा। जी जी जी। असल में आर्ट, या जहाँ आर्ट का, ये अंग्रेजी का लफ्ज है आर्ट, या आर्टिस्ट जो है अंग्रेजी का लफ्ज है। हमारे यहाँ अगर कोई लफ्ज उर्दू में इसको कहें तो ये तख्लीक का है। तख्लीक का? जी, तख्लीक का। तो मैं असल में बेसिकली तख्लीक कार अपने आप को अगर कहूँ तो वो किन मानों में कहूँगा? मैं वो चीज़ें जो कि हम देख रहे हैं, मैं उनको पेंट नहीं कर रहा हूँ। वो चीज़ें जो कि मेरा दिल या जहन या वो चीज़ें देख रही होती हैं, तो वो मैं पेंट कर रहा हूँ। तो मैं एक तख्लीक, मेरा तजर्बात, मेरे मुशाहिदात, वो सब चीज़ें उस जगह पे इकट्ठा हो गई। तो हमेशा तख्लीक कार में वो वही होता है जो कि कोई ऐसी चीज़ लेकर आ रहा हो जो कि एक आम जिंदगी से, एक आम माशरे से, उससे मुख्तलिफ। तो मैं अपने आप को, तख्लीक कार का लफ्ज़ भी बहुत बड़ा होता है, मैं वो तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी जो है ना, मैं समझता हूँ कि शायद मैं कोई तख्लीकी काम कर रहा हूँ। जी, आप वो तख्लीक कार के खाने में आते हैं। आप तो समझते हो महदूद कर दिया लोगों ने शायरों, दीपों और लिखने वालों के लिए, जबकि ये भी तख्लीक है। और ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि आप खुद को तख्लीक कार कहना ज्यादा पसंद करेंगे अगर सब में से कोई लफ्ज़ सुनना पड़े आपको। जी। अच्छा, उसी जो आप पेंट करते हैं हमेशा यूनिक होता है। जिस तरह आपके पीछे जो पेंटिंग लगी हुई है, अभी आपने बताया कि जनता लोरा की जो बारों में जो मुजस्समे पड़े थे जिन्हें खजुराहो कहते हैं, खजुराहो कहते हैं। ये हिंदुस्तान में जयपुर के करीब की गारों में 1200 साल पुराने मुजस्समे हैं जो आप उनको पेंट कर रहे हैं मुजस्समों को। तो ये वो लोग थे जिन्हें बादशाहों ने, उस वक्त के बड़े लोगों ने कैद कर लिया, जिन्होंने बनाए थे। जी, असल में जो खजुराहो है ना, ये अजंता लोरा के कुछ गार हैं इस तरह के, जहाँ पर उस वक्त कैदी जो होते थे वो वहाँ पर
محصور کر دیا جاتے تھے، جیل کر دیا جاتے تھے، قید کر دیے جاتے تھے، انہوں نے ان چیزوں کو بنایا. اس میں کچھ لوگ استاد ہوا کرتے تھے اور کچھ لوگ سیکھ سیکھ کے استاد ہو جاتے تھے. تو یہ 1200 1250 سال پرانا پیریڈ ہے. یہ راجا مہاراجاؤں کا زمانہ ہے. مجھے اس میں بڑی اٹریکشن ہے. اٹریکشن مجھے اس حوالے سے ہے کہ اس میں زندگی کے تمام معاملات موجود ہیں اور اس میں مسرت بھی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ جنگ و جدل بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. تو مجھے یہ کھجراؤ اس لیے بہت پسند ہے. جہاں جنگ و جدل آتی ہے تو وہاں پر ہاتھوں پہ تلواریں لے کے بھی نکلے ہوئے، وہاں گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ تلواریں بھی لے کے نکلے ہوئے، یا اس وقت کے جو ہتھیار لے کے نکلے ہوئے. اور جہاں مسرت کا معاملہ آتا ہے وہاں پر محبت بھی موجود ہے. وہاں پر جو ہے نا محبت میں جب ہو گیا تو پھر موسیقی بھی موجود ہے. وہاں پر تمام چیزیں موجود ہیں. میرے لیے بڑی اٹریکشن ہے ان چیزوں. تو مجھے یہ زندگی کے بڑا قریب چیزیں لگتی ہیں. تو میں اس لیے جو ہے نا ان چیزوں کو پینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مسرت کے لمحے کشید کرتے رہتے ہیں وسیع احمد بھائی. انہوں نے اس مظاہروں سے بھی وہ لمحے چنے ہیں جو مسرت سے جڑے ہوئے ہیں، جن سے تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ خوشی کا پہلو دیکھتے ہیں. جبکہ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں، میں کل سے بات کر رہا تھا کہ ہماری مائیں اور ہماری دادیاں کسی بھی شادی پہ رونا شروع کر دیتی ہیں کہ کاش ہمارا غالب کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ غالب کہتا ہے کہ ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے. ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا دشمن آسمان. بے سبب ہوا دشمن آسمان. تو اصل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غالب نے جو بات کہی نا، اس میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ اختتام ہو گیا ہے فن کا عروج، اس کے بعد میں کوئی نہیں. فن جو ہے نا وہ جاری رہتا ہے. ہر لمحے جو ہے وہ سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے. آخری وقتوں کے اوپر بھی انسان سب کچھ کر کے بھی چلا جائے، اس کے باوجود بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے. اور یہ بھی پاسبل بے انتہا ہوتا ہے کہ اس کے کام کو کوئی دوسرا جو ہے نا اور مزید آگے بڑھا رہا ہوتا ہے. بہت خوب. اپنے شعر یاد آپ کو آ گیا اور آپ سے میچ بھی کرتے ہیں آپ کی زندگی سے. وہ جس طرح کہتے ہیں کہ رنگ باتیں کرے اور باتوں سے خوش ہوا ہے، تو چونکہ رنگ آپ کے باتیں کر رہے ہیں، ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ یہ رنگ بھی آپ کو ہم ایک نظر دکھائیں جو وسیع بھائی کی پینٹنگز رکھی ہوئی ہیں اور اس المیے کے بعد یہ بنی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان میں کتنی بھرپور زندگی نظر آ رہی ہے. یہ ایک نظر ہم سب دوستوں کو دکھاتے ہیں. جی دوبارہ واپس آ گئے آپ کو کچھ رنگ دکھا کے. تو وسیع احمد بھائی کی زندگی بڑی کمال ہے. یہ ایک ناول بھی انہوں نے لکھا ہے انگریزی میں، اور شاید اپنی آپ بیتی بھی تقریباً مکمل کر چکے ہیں، اور شاید یہ کسی بھی پینٹر کی. آزم بھائی میں اپنی بایوگرافی جو ہے نا، آج تک دنیا میں کسی آرٹسٹ نے اپنی سیلف بایوگرافی نہیں لکھی. اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بایوگرافی، اپنی زندگی کا اپنے حساب سے لکھوں. اس کو کوئی کہانی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ دوسرا لکھنے والا اس کو کہانی بنا دیتا ہے. کیا بات ہے. تو میں اس کو نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جو میری فیلنگ ہے نا وہ اس میں موجود ہے. تو وہ میں نے لکھی، لیکن یہ کہ پچھلے ایک سال میں جو کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ ناول، لیکن پچھلے سال بھر سے جو ہم اس پینڈیمک سے گزرے ہیں، اس کرونا کے پیریڈ سے گزرے، تو وہ پیریڈ بھی میری زندگی کا حصہ بن گیا. صحیح. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے نا میرا اسٹوڈیو جو پہلے یہاں خیابان بخاری کو موجود تھا، وہ کسی بارشیں ایسی ہوئی کہ وہ چھت تک پانی بھر گیا اور وہ اس کی نظر ہو گیا.
कि ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा स्टॉप कर दिया कि ये सब मेरी जिंदगी का मामला है। जी जी, बड़े वाकयात हो गए जी, अंदर उनमें तो इंसान मैं इसको फिर कहीं एंड करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश है कि मैं एक अपना नॉवल जो है ना वो लेकर आऊँ, और वो आप मेरे लिए बहुत हेल्पफुल भी होंगे। जी जी, मैं आपको और मुझे फख्र से जी। और उसका नाम भी मैंने जो दिया हुआ है वो बड़ा अजीब है, नथिंग बट लाइफ। वाह, नथिंग बट लाइफ। नथिंग बट लाइफ। वाह तो जिंदगी असल में नथिंग पे चल रही है, लेकिन है अपनी जगह मौजूद। वाह, इस तरह से देखिए जी, कितनी प्यारी आप सुन रहे थे बातें, ख्यालात इनसे इनसे तो बड़ी लंबी बात हो सकती है, और लेकिन मैं एक खुशखबरी के साथ ये यहाँ पे हम करेंगे ख़त्म इस गुफ्तगू को, कि ये इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं 23, 24, 25 मुमकिन इन तारीखों में, इन दिनों में अकादमी अदबियात पाकिस्तान में एग्जीबिशन होगी इनकी पेंटिंग्स की, और जो उन्होंने अहमद फराज का कलाम पेंट किया है वो वहाँ पे वो होगा, वो डिस्प्ले किया जाएगा। और जो लोग वसी अदब को मिलना भी चाहें उनके लिए भी बड़ा मौका है कि जो देख रहे हैं और मजीद जानना चाहते हैं तो वसी हैदर आर्टिस्ट के नाम से इनके पेज, फेसबुक अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट आप तलाश करें, इनके बारे में जानें और इनकी ज़िंदगी से हौसला लें। और हम चाहेंगे कि इन्हीं बातों के साथ हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं वसी हैदर के साथ इस्लामाबाद में, वहाँ पे आप आइए इंशाल्लाह इनकी एग्जीबिशन में, और बहुत जल्दी इनका नावल भी आपके हाथों में होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।